आया करते। जी जब आप जिंदगी में बेस्ट चीजें खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जीते हैं, तो आपके अंदर वो हो जाता है। यानी मैं अब लकी इनफ कि मैंने जिंदगी में बुरी किताबें बाई चॉइस नहीं पढ़ने में। हांगकांग से एक रिसाला आता था, राब्ता, अच्छा बहुत ही खूबसूरत। यानी तब वो 50 रुपीज का होता था अच्छा और कलर्ड आर्ट पेपर छपता था, उसमें मैं अच्छा, ये फूल की बात हुई और पहले मैंने इंट्रो में भी बताया, ये जो बच्चों की सहाफत है, इसकी तरफ कैसे आपका जो स्ट्रेस और टेंशन और खानदानी मामला को हम एनएलपी से हल करते हैं। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम लेटेस्ट चीज है। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ एंड लाइफ चैनल में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। आज जिस गेस्ट को हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, वो बहुत ही जाने माने, आप सब लोग उनको जानते हैं। और अगर आप लोग 80s और 90s के किड्स हैं तो आपको पता होगा कि उस दौर में एक रिसाला आता होता था मंथली, फूल डाइजेस्ट। तो जी हाँ, उस रिसाले के एक एडिटर होते थे जिनको एडिटर भैया के नाम से हम जानते थे, बचपन से हम उनका नाम सुनते आ रहे हैं। वो एक लिखारी हैं, वो एक सहाफ़ी हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं बच्चों और दूसरे लिटरेचर पर। और आजकल वो एक हाई पोटेंशियल आइडियाज़ के नाम से अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, जिसमें कि वो लाइफ कोचिंग, कैरियर काउंसलिंग और लोगों को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बारे में मुख्तलिफ टिप्स देते हैं। और बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लेक्चरशिप्स और ट्रेनिंग्स देते हैं और बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे विन कर चुके हैं। तो आइए आपको हम मिलाते हैं नन अदर देन अख्तर अब्बास साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खुशनसीबी का आज आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हम जब बच्चे थे तो हम आपको पढ़ा करते थे। हम वो जो फूल रिसाला आता था हर महीने हमारे घर पे, तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे। और हम आज आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो सारा सफ़र है, आप कैसे शुरू किया आपने? हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में। कैसे आप सहाफ़त की तरफ आए, फिर सहाफ़त से ट्रेनिंग्स की तरफ आए। ये सारा सफ़र कैसा रहा और कैसा अब चल रहा है? बहुत शानदार सफर है जी। मेरा तो पूरे वजूद का। जो अगर टोटलिटी कहा जाए तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अल्लाह जी। जी। बहुत मेहरबानी मुझ पे की। यानी आपके वालिदैन तो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है किताब, जी, जी। किताब से दोस्ती नहीं कराते। जी, तो स्कूल में मेरे अब्बा ने मेरे लिए कुछ 6-7 मैगजीन लगवाए हुए थे। अच्छा। और बच्चों के जितने मैगजीन थे उस वक्त, तो खिलौना होता था, नौनिहाल, जी, तालीम जी, और जी। तरबियत, तालीम। ये सब आते थे घर। जी, जी, जी। और मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था। जी। मेरे अब्बा उस जमाने में एक जो बहुत खूबसूरत साला था सबरंग, वो पढ़ते होते थे। जी। और मैं 8वीं 9वीं में सबरंग पढ़ता था। अच्छा। तो अब आप सोचें, सबरंग पढ़ने से ये हुआ, मैंने जिंदगी में कभी कमतर लिटरेचर नहीं पढ़ा। सबरंग वाज द बेस्ट मैगजीन। यानी समझे कि 7 समुंदर पार, सही। जो बेस्ट कहानियां होती थी वो शकील आज़ादा उनको पढ़ते, तर्जुमा करते और शाया करते। जी। जब आप जिंदगी में बेस्ट चीजें खाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जीते हैं, तो आपके अंदर वो चीजें लगती हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स अप हो जाता है। नहीं, मैं अब लकी इनफ कि मैंने जिंदगी में बुरी किताबें बाई चॉइस नहीं पढ़ी और लिखा भी नहीं फिर वैसा। तो स्कूलिंग मेरी हरुणाबाद में एक अच्छा अबू मेरे एजुकेशन में थे, तो जैसे जैसे उनका ट्रांसफर होता वैसे उनके साथ जाते। अच्छा। बावलपुर रहे, या फिर मेरे अबू चूंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, बावलनगर, बावलपुर, रहीमजाल खां जी, जी, जी। और बावलपुर शहर में। अच्छा। हाँ जी, मेरी जो फिर कॉलेज की है एजुकेशन, वो बावलपुर में हुई। हाँ जी। सही, सही। और वही मैं जमीयत से मुतारफ हुआ अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वही मैंने फिर 4 साल गुजारे। अच्छा। ग्रेजुएशन में मैंने यूनिवर्सिटी में पोजीशन ली। अच्छा। और फिर मेरा जो जमीयत ने इंतखाब करके मुझे लाहौर मरकज में ले आए। अच्छा। वहां मैं हमकदम का एडिटर बना। अच्छा, अच्छा, यानी अच्छा। जहां से मेरा लिखने पढ़ने की तरफ तो फर्स्ट ईयर में मैं अफसाने लिख रहा था। सही, सही, सही। और सेकंड ईयर में आप उस जमाने में हांगकांग से एक रिसाला आता था, राब्ता, अच्छा। बहुत ही खूबसूरत। यानी तब वो 50 रुपीज का होता था अच्छा। और कलर्ड आर्ट पेपर छपता था, उसमें मैं लिखता होता था।
अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब ये बहुत कम होता है इतनी ऑनर मिले। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया तो मेरा जर्नलिज्म में दाखिला मैंने लिया। सही। 3 दिन के बाद मैंने डिपार्टमेंट बदल लिया। अच्छा। मैंने कहा जो ये पढ़ा रहे हैं वो तो मुझे आता है, वो मैं पढ़ चुका हूँ, काम कर भी रहा हूँ, मुझे सिर्फ अच्छा पढ़ना चाहिए। सही सही सही। तो फिर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने अच्छा। ट्रांसफर करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया, सही। फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमफिल किया, फिर अच्छा। एचआर स्पेशलाइजेशन की, अच्छा अच्छा। नर्स से की। माशाल्लाह। फिर मैंने अच्छा ये अगर मैं अपनी जिंदगी की खूबसूरती देखूं जी। तो आई केप्ट ऑन लर्निंग। हम्म। यानी अभी कुछ साल पहले जब दुबई में मेरा ऑफिस था तो मैंने वहां एनएलपी सिखाया अच्छा। और उधर मेरे वहां बहुत सारे क्लाइंट्स थे, जी जी। तो वही एनएलपी मैंने उनको प्रैक्टिस की, सीखी है। अब पाकिस्तान के उनमें रेयर चंद लोगों में हूँ कि जो स्ट्रेस और टेंशन और खानदानी मामला को हम एनएलपी से हल करते हैं। ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम लेटेस्ट चीज है। इसी तौर पर जब मैं यूनिवर्सिटीज में, मैं 3 यूनिवर्सिटीज में रहा, सही। तो वहां मैंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में जो काउंसलिंग है यूनिवर्सिटी लेवल पे, आई वाज द फर्स्ट काउंसलर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अच्छा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो 6 यूनिवर्सिटियों के काउंसलर को मैंने ट्रेन किया। सही। पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, जरी यूनिवर्सिटी, बहावलपुर, मुल्तान, ये गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया। अभी तो सब डिपार्टमेंट्स हैं। जी 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 और यूं जहां जहां मुझे जाने का मौका मिला, जी जी। अल्लाह ने मुझे बेहतरीन असातिज़ा, बेहतरीन अदारे और मेरा ख्याल बेहतरीन लोग भी दिए जो मेरे साथ थे। तो जिनकी वजह से आप नहीं, अच्छे लोग आपके साथ हो तो आप जैसे पिलर्स मिल जाते हैं, आप उनके ऊपर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। आज जो मेरे करीबी दोस्त मुझे कहते हैं कि अगर जैसे आप फूल की बात कर रहे थे, तो फूल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैगजीन बना, जी हाँ बिल्कुल। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाता था। अच्छा, ये फूल की बात हुई और पहले मैंने इंट्रो में भी बताया, ये जो बच्चों की सहाफ़त है, इसकी तरफ कैसे आपका आना शुरू हुआ? और मैं ये पूछना चाह रहा था, हम तो बड़े हो गए, उस ज़माने में कई डाइजेस्ट आते थे, तालीम और तरबियत, फूल और इस तरह से और पैगाम डाइजेस्ट। इस वक़्त क्या हालात हैं बच्चों की सहाफ़त के? सच्ची बात है, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा। यानी बच्चे अब मोबाइल से ही नहीं निकलते और इवन चूंकि कानूनी तौर पे अब उनको रास्ता मिल गया कि क्लासें एट होम ही है। अच्छा, उस बात आप उनको नहीं चेक कर सकते, नहीं उनको, जब तक आप उनकी ओरिएंटेशन नहीं करते। जी जी। अभी आप इस नस्ल में ये देखें कि इनका जो फोकस है सुनने पे भी नहीं है, पढ़ने पे भी नहीं है। जेन जी तो अब पीछे रह गई ना, अब तो अल्फा और बीटा वाले पे आ गए हैं। तो ये सारी रीलो वाली नस्ल है ना, 14 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इनको सिखाना, यानी इसका जो रिजल्ट है अगले 10 साल के बाद आएगा हाँ। कि जब इनके पास ना लफ्ज होंगे, ना वोकेबलरी होगी, ना थॉट्स होंगे। कैसे बोलेंगे दूसरों को, बताएं कैसे? एग्जैक्टली। कुछ साल पहले मैं चूंकि रेगुलर जो मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों को ट्रेन करता हूँ, सही। तो आप सोचिए कि दुनिया टीवी और लाहौर के लिए इन्होंने कुछ 250 बच्चियों के इंटरव्यूज किए पूरे लाहौर से, बेस्ट। अच्छा। उनमें से हमने 25 चुने, इनको ट्रेन करना था। अच्छा, वही सारे इस वक्त हैं एंकर्स, रिपोर्टर्स। और फिर अगले साल भी यही हुआ। जब मैं उनसे पूछता था कि अखबार कौन सी पढ़ते हो, उन्हें कोई नाम नहीं आता था। अच्छा। कोई कॉलम नेवर, किसी एडिटर का नाम, किसी राइटर का नाम। अच्छा, जब अब लोग कहते हैं ना जी फला टीवी चैनल पे खबरों में फला खबर के साथ गाना लगा, अच्छा गाना इसलिए लगता है कि ये जो जेन जी है जब ये बड़ी हो रही थी तो गाने सुनती थी, तो इनकी मेमोरी में वो गाने हैं और वो उसी, यानी ये कोई थॉट प्रोवोकिंग कॉल नहीं आपको बताएंगे, किसी बुक का रेफरेंस नहीं देंगे, जो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है। अच्छा, अब वाली जनरेशन, आप सोचें आने वाले बरसों में, यानी हमने बचपन में जर्मनी की किताबें पढ़ी, टॉल्स्टॉय पढ़ा, जो दुनिया के बेस्ट लोग थे उनको मैंने पढ़ा, अपने कॉलेज तक पढ़ लिया था मैंने उनको। तराजिम होके आते थे। अब्दुल्ला शहाब साहब को, मुमताज मुफ्ती को, इशफाक साहब को, बानो कुदसिया को। आप सोचे वाहिदा तबस्सुम और इस तरह के लोग, इसमत चुगताई में स्कूल में पढ़ चुका था। तो अभी मेरे बच्चे, मेरी लाइब्रेरी में हजारों बुक्स हैं, बच्चे नहीं मैं कायल कर पाया। यदि अपनी बुक्स का वो टाइटल देख लेंगे तो नहीं पढ़ पाते, स्टेमिना नहीं रहा इनमें। ओरिएंटेशन का मसला है। यानी आप, ये बहुत बड़ा मसला है जो आने वाली नस्ल को
ये उसका सामना करना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे ख्याल में कुछ जो सोचने वाले हजरात हैं उनको कोई, अब चूंकि डाइजेस्ट तो नहीं रहे, पढ़ने का रिवाज नहीं रहा, सोशल मीडिया से सारे लोग, बच्चे भी उसी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो उसकी उस पे कुछ ऐसा कंटेंट, लाइक मुझे ऐसी चीजें। हाँ, मुझे मौका मिला उर्दू डाइजेस्ट में काम करने का। जी, जी। 3 साल में उसका एडिटर रहा। सही। उर्दू डाइजेस्ट पाकिस्तान का बेस्ट और बड़ा मैगजीन बड़ा है। पुराना हाँ जी। जो है वो। अच्छा, मैं फूल में रहा तो अहमद नदीम कासमी साहब उसके एडिटर थे। सही। और अहमद नदीम कासमी साहब मेरे कॉलेज में ऐसी कॉलेज भावलपुर से पढ़े हुए थे। जी जी जी। अच्छा, जब मैं आया जमीयत में आया तो जमीयत के जो पहले नाज़िम थे वो उर्दू डाइजेस्ट के एडिटर रहे थे। अच्छा। तो मुझे इन बड़े लोगों के फुटस्टेप्स पे चलने का मौका मिला। अच्छा, उर्दू डाइजेस्ट में मैंने देखा कि जितने लोग पढ़ते थे उनका एक जौक था बेस्ट चीजें पढ़ने का, चाहे वो शिकारियात हो, चाहे कहानियां हो, चाहे जायजे हो, तजज़ी हो, तो एक सॉलिड उनकी, वो जिन घरों में जाता था खवातीन भी पढ़ती थी, बच्चे भी पढ़ते थे, देख लेते थे ना। बिल्कुल ऐसा। घर में ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पड़ा नहीं है। घरों में अब अखबार जहां भी नहीं जाता, घरों में खवातीन पहले रिसाले बहुत पढ़ती थी, अब उनका भी कम हो गया। उसमें भी पकीदा होता था, खवातीन होती थी, नाजरीन होता था। तो ये सारी चीजें ही इनफैक्ट मजमूई तौर पे सुकड़ गई। हाँ। और उर्दू डाइजेस्ट ने अक्लमंदी ये की कि उसको नेट पे भी डाला। जैसे रीडर्स डाइजेस्ट है दुनिया भर में, अगर आपको याद हो तो आखिरी ये 17 मिलियन छपता था, और वक्त आया कि उन्हें भी अंदाजा हो गया, तो अब वो नेट पे चलेगा और वहां अवेलेबल है। कैंडल जो है वो बना बुक्स पढ़ने के लिए, बहुत से लोग हैं जो वहां नेट पे किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी नहीं पढ़ती, जिस वजह से लोगों का सोचने का इंटेलेक्चुअल पूरा जो लेवल है, यानी आप लोगों से नए आइडियाज नहीं ले सकते। हाँ जी। अब सोचिए ना, आइडिया कहाँ से आता है, और आइडिया के बिना कोई बंदा है ही नहीं है। हम नए लोगों को रखते हैं तो जो क्रिएटिव ना हो, जो कंस्ट्रक्टिव ना हो, किस काम का। यानी मक्खी पे मक्खी मारने वाला एक क्लर्क हो सकता है, मैनेजर सीईओ वो नहीं कभी हो सकता। यानी जिसके अंदर थॉट्स का एक रेल पेल ना हो, एक चश्मा ना बहे, वो नई बातें सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा सर, ये पूरा मैं पूछना ये चाह रहा था कि ऐसा एक शख्स बताएं जिसने कि आपको इतना इन्फ्लुएंस किया हो जिंदगी में, कि आपकी जो जिंदगी में माशाल्लाह इतनी आपको कामयाबी मिली, आपने अचीवमेंट्स की, आप क्या समझते हैं, कोई नाम ले सकते हैं कि जिसने जो आपके बैक पे हो और जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो कि भाई मैं ये अचीव करूं? अच्छा, सच्ची बात आपको बताऊं, जितने लोग लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं वो बहुत तंग होते हैं। अच्छा। क्योंकि जिंदगी में हर बंदे पे वक्त आता है, बदल जाता है। जी हाँ, जी हाँ जी। लाइक इशफाक साहब पहले बहुत मॉडर्न होते थे, औतरा के अफसाने लिखते थे, फिर जैसे सूफी हुए, नया जाविया तक पहुंचे, तो इंटायरली 180 डिग्री बदल गए थे। अच्छा, कुछ लोगों से वो डाइजेस्ट नहीं होते थे। जी जी। कुछ लोगों को उनका जो नया रूप बहुत अच्छा लगता था, वो जाविया भी सुनते हैं। अब मैंने जिंदगी में बहुत से लोगों से जो समझे फैज पाया, लेकिन हमेशा अपने आप को रोका कि मैंने उनको आइडियल नहीं बनाना। अच्छा। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब इशफाक साहब फौत हुए तो उनके घर पे, उनके ड्राइंग रूम में हम 2-3 लोग थे। मैं, नूरुल हसन जो टीवी एक्टर है, रियाज साहब जो रेडियो के थे, वो उनके प्रोग्राम में काम भी करते थे। तो वहां खड़े जब मैं उनके लिए दुआ कर रहा था, और बीते सालों को 16 साल ताल्लुक उनसे रहा जी, तो सोच रहा था कि मैंने बरसों अपने आप को रोका मैं इनसे मोहब्बत ना करूं। उनके पास जाता था, बैठते थे, उनको मैं लेके जाता था, यानी आई वॉज अवेलेबल फॉर हिम, कि जहां उन्होंने विजिट करने जाना मुझे कॉल करे, मैं चला जाता था, उनको पिक करता था। ज़ाहिर मेरे लिए बहुत लालच था कि रास्ते में उनको, बानो आपा को गपशप होती थी। इंसान सीखता कहाँ से। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस पूरी पूरी उनके घर ले जाता था। देन आई फाउंड के उनके मरने के बाद के जो मेरे अंदर उनके लिए मोहब्बत है वो अब अपनी हद को तोड़ रही है, यानी वहां मैंने एडमिट किया। अच्छा, इसी तरह मौलाना मौदूदी की किताबें मैंने बहुत पढ़ी। सही। और अगर मेरी किताब है विनिंग लाइन पर कौन पहुंचाता, तो मैंने वो 2 बाबों के नाम की, मौलाना मौदूदी साहब के नाम और इशफाक साहब के नाम। अच्छा, ये सब लोग जिनको आप पढ़ते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, जीते हो, इनका मैनरिज्म आप पे असर करता है। बिल्कुल। इशफाक साहब से मैंने सीखा
कि उनके साथ बैठ के कभी वो किसी बंदे के बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते थे। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी जिंदगी में अपने दोस्तों पे पॉलिटिकली जी, नेगेटिव कमेंट्स लोगों को, हाँ, देखिए सबकी अपनी अपनी राय होती है, पर मैं अपने आप को बिल्कुल मैंने रोका, ट्रेन किया। तो ऐसे खानदान के लोगों पे मैं कमेंट्स नहीं करता, नेवर एवर। सो मेरे ताल्लुक बहुत अच्छे हैं शख्सी तौर पे। जी, मैं अपने बच्चों को और जो रीडर्स हैं उनको भी सिखाता हूँ कि इट्स वेरी इजी कि आप जिसका चाहे अगले बंदे के कपड़े, उसका माजी, उसका हाल आप छान मारे ना, तो कहीं ना कहीं तो नुक्ता निकलेगा। इंसान को कभी गंदी मक्खी नहीं बनना चाहिए। शहद की मक्खी बन जाए, मतलब 6 मील तक जाए, शहद फूल खुशबू लेके आए और शहद बनाए। मक्खी के बारे में कहते हैं कि इसकी 32 आंखें, जी, पर क्या फायदा, बैठती तो वो चुन के गंदगी पे है। तो इंसानों को नहीं गंदगी पे बैठना चाहिए। अच्छा, इसी तरह मैंने ये सीखा, मौलाना ने सीखा, वो अंग्रेजी किताब, वो उनकी लाइब्रेरी में जाने का मुझे मौका मिला। मेरी एक किताब अभी आने वाली, वो मैंने उनकी लाइब्रेरी में ऊपर वाला जो कमरा वहां बैठ के लिखी। यानी इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि उन्होंने किसी तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन में जाए बिना इतनी स्टडी की कि किताबें उनको, यानी इवन उन्हें ये पता होता था किस लाइन, किस किताब पे किस लाइन पे उन्होंने लिखे हुए हैं। अच्छा, ये जो सेल्फ स्टडी है, आपकी लर्निंग है, मैं आज भी इस मामले में आई बिलीव कि आपको कभी नहीं रुकना चाहिए। मैंने जैक वेलिश को, आप सोचें कि जो निक्सन की किताब थी लीडरशिप, मुझे बहुत पसंद थी। सही, यानी बहुत उम्दा, लोगों को पसंद हो या ना हो। इसी तौर पे कोवे को मैंने बहुत पढ़ा। जी, कोवे की, लोगों को सिर्फ एक किताब का इल्म है ना, उसकी जो प्रिंसिपल सेंट्रल लीडरशिप है वो बहुत शानदार किताब है। हर यानी लीडर को पढ़ना चाहिए, जो सीईओ हैं खास तौर पे। बिल्कुल। यानी हर जगह आपको कोई ना कोई काम की चीज मिल जाती है, अगर आपकी ओरिएंटेशन हो कि मैंने अच्छी चीज उठानी है। अच्छा, सर हम बात कर रहे थे, माशाल्लाह इंट्रोडक्शन हो गया आपका, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हम आपको ख़ास तौर पे चाह रहे थे आपसे कुछ डिस्कस करें और कुछ फैज़ हम भी हासिल करें आपसे, वो है कि कामयाब ज़िंदगी का राज़ क्या है? तो कामयाबी या जो सक्सेस है, इसको आप कैसे अपने अल्फाज में डिफ़ाइन करेंगे? अच्छा, मैं बिल्कुल उसको आसान अल्फाज में लेता हूँ। जिस बंदे के साथ बैठ के हुँ, आपको अच्छा लगे, वो कामयाब आदमी। उसकी आंखें मुस्कुराती हों, सही, उसके गाल मुस्कुराते हों, उसके चेहरे पे एक प्लेजेंट फीलिंग हो। नाकाम आदमी, सड़ा हुआ, अंदर से जला हुआ, उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स भी नहीं आती। बिल्कुल, यानी आप देखें, जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, इसको पोज नहीं कर सकते। अंदर हो, देखा खुशबू कब आती है फूल में से, जब उसके अंदर इनबिल्ट होती है। तो कामयाबी भी इंसानों के अंदर होती है। वैसे हमारे यहाँ कामयाबी आमतौर पर उसको गिनते हैं जिसके पास पैसा वैसा ज्यादा हो, गाड़ी अच्छी, बिस्मिल्लाह, ये उसके कुछ है इंग्रेडिएंट्स। लेकिन बहुत मेरे चूंकि क्लाइंट हर तबके से हैं, बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन बहुत कामयाब हैं, करोड़ों अरबों-पति हैं, जी, जी, दे आर द मोस्ट अनसक्सेसफुल एट होम। उनकी औलाद उनसे मोहब्बत नहीं करती, उनकी बीवियां उनसे लॉयल नहीं है, दे आर नॉट, बाहर कामयाब है, घर में उनका एक लम्हा गुजारना क्यामत होता है। यानी वो तरसते हैं कि बच्चे आके उनसे गले मिलें, उनकी तरफ वो घर में दाखिल हो तो बच्चे आंख उठा के देखे, मुस्कुराए, पापा आ गए। अब ये जुमला भी उनको सुनने को मिलता है। उनकी बीवियां अपने कामों में बिजी। इसका मतलब है जो अटैचमेंट है, जो रिश्ते, इनकी कुर्बत है, ये कामयाबी का एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। आप सोचिए 10 दफा ऐसा होता है कि मैं जाते जाते गाड़ी में किसी बात पे खुश हुआ, तो मैं ऐसे करके हाथ चूमता हूँ, कहता हूँ थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, जिस दिल में रब नहीं है और आप अपनी खुशी गमी उसके साथ जोड़ते नहीं है, शेयर नहीं करते, कामयाबी आती नहीं आपकी अच्छा, जिंदगी में। 2 चीज़ें हैं अक्सर हम सुनने को मिलती है, एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस है जिसकी हम भी पैसा है, दौलत है, कारोबार है, और एक स्पिरिचुअल सक्सेस है। कि लाइफ के अंदर कितनी हद तक हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए? ओके, आपने भलवाल के या सरगोदा के किन्नों खाए होंगे। जी, जी। इस किन्नों के अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगता, खटास और मिठास नेचुरल है। तो इसी तौर पे इंसान की जिंदगी में अल्लाह ने ये खटास और मिठास दोनों रखी है। सही, यानी वो माली तौर पे हर आदमी कामयाब होना चाहेगा, पर हमने किसी
नाकारा, निकम्मे, नखिद को कामयाब नहीं होते देखा होगा। जितने कामयाब लोग हैं ये 12, 14, 16 घंटे काम करते हैं। अच्छा, आपने इनको यानी करेक्टरलेस नहीं देखा होगा, जुबान के धनी होंगे, अपने मुलाजमों से इनका सलूक बहुत अच्छा होगा, इनके लोग इनसे मोहब्बत करते होंगे, उनकी खुशी गमी में ये फैसलाबाद के लोग ले लें, सेठ ले लें, ऐसा नहीं है कि गाड़ियां, आप खुद कहाँ कमाते हैं, लोग आपके लिए कमाते हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे लॉयल होते हैं। तो उन लॉयल दुनिया में 2-3 लोगों का जिक्र किया जाता है। जो अमेरिका का जिसने ये किया था आईफोन, हाँ जी, ओ स्टीव का था, स्टीव जॉब्स। अच्छा, उसको और बिल गेट्स का कंपैरिजन हार्वर्ड में किया जाता है, पढ़ाया जाता है कि ही वाज गुड टू वर्क विद, ये बिल गेट्स जो है, और ही वाज बैड एट होम। ये जो स्टीव जॉब के साथ काम नहीं किया जा सकता था, अब्यूसिव था, लोगों को तंग करता था, तो 300 बिलियन ट्रिलियन छोड़ के गया, किसके काम आया? इसकी जिंदगी में इसने 56 बिलियन मलिंडा के साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सखावत करता है। तलाक ले लिया आखिर में मलिंडा ने। अच्छा, उन सब के यहाँ कुछ इश्यूज हैं, वो ज़ाहिर हमारे इश्यूज नहीं है, हमसे मुख्तलिफ हैं। उनके यहाँ इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा इशू है, जब ये डाइवोर्स होती है तो बिलियंस मिलते हैं, 50% प्रॉपर्टी, हालांकि पहले उसी के पास थे, लेकिन बिलियंस को इंडिपेंडेंट जो यूज करने का चस्का या मजा या लपका उनके एक्टरों के साथ भी होता है, तो ये भी हुआ। अच्छा, दूसरा ये देखें, स्पिरिचुअली जितने कामयाब लोग होंगे आप उनको अगर नोट करें, दे वुड बी विद लिविंग विद ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार लोग होंगे, उनके पास सखावत जरूर होगी, यानी उनके चैरिटी के लिए उनका हाथ खुला होगा। वो अपने बच्चों पे, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी, पूछा तुम्हारे पास किसी ने, साहबी ने पूछा कि कैसे खर्च करूं, उनका अगर 1 दिनार हो तो अपने पे खर्च करो, दूसरा हो तो बच्चों पे, तीसरा हो तो बीवी पे, चौथा हो तो अपने जो आसपास के जो लोग हैं। अच्छा, आप सोचिए, ये सारा जमा करने का तो उन्होंने नहीं टीच किया था। फिर एक ने पूछा ईमान क्या है, आपने कहा जब तुम्हारा दिल अच्छा काम करके खुश हो जाए और बुरे काम पे तुमको बुरा लगे। अब सोचे, तराजू आपके अंदर इनबिल्ट आ जाता है। इसी तौर पे जो कामयाबी है, ये आपको माली हो, झूठ बोल के हो, फ्रॉड करके हो, सेक्स वर्कर बन के हो, तो एंड पे आपका दिल खाली और रूह खाली, और सोचेंगे लेगेसी क्या छोड़नी होती है। तो 3 चीजें मैंने जिंदगी में सीखी, जियो तो मोहब्बत के साथ जी, जो लीड करो तो आपकी कहीं ऐसी एबिलिटी हो जो आप कंट्रीब्यूट करो तो पॉजिटिव भी हो, क्रिएटिव भी हो, और जब आप दुनिया से जाएं तो यू मस्ट हैव ए लेगेसी। लोग आपको बहुत अच्छे लफ्जों से याद करेंगे, ये ना हो कि मर गया मरदूद, ना फाते ना दुरूद। अच्छा, दूसरा अभी हमने मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल सक्सेस का थोड़ा सा जिक्र किया, ये जो माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप है, इसका किस हद तक रोल आप देखते हैं कामयाबी के अंदर, आपकी मेंटल जो है अच्छा होना और बॉडी का अच्छा होना? अच्छा, बहुत सारे लोग तो नहीं ख्याल करते, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है फिर पता चलता है कि दौलत से ज्यादा, रिश्तों से ज्यादा, पैसे से और इख्तियार से ज्यादा आपकी सेहत ज्यादा अच्छी है। मुझे कायरो जाने का मौका मिला, WHO के ऑफिस, तो आई वाज अमेज्ड के पूरा ऑफिस में जो लोग 8 बजे आते हैं, पहले वो जो जिम है वहां जाते हैं, आधा घंटा, एवरीबॉडी आधा घंटा लगा के फिर फ्रेश होके फिर अपने वो वर्क प्लेस पे जाते हैं। अच्छा, हम अपने यानी जब जवानी शुरू हो रही थी यूनिवर्सिटी वैली, तो यहाँ लाहौर में जो बहुत खूबसूरत अदारा है पैकेजेस, जी जी जी, तो आपको पता 3 नस्लों से लोग काम करते हैं वहाँ। खाना बहुत उम्दा, लेकिन मर्दों के लिए अलग जिम है, लड़कियों के लिए हर अच्छे अदारे में ये होता है। और इसी तौर पे स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग के लिए भी आपकी सेहत बहुत है, यानी जितनी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। फिर हमने बहुत दफा देखा कि बड़े बड़े अच्छे लोग जब जिस्मानी तौर पे माजूर होते हैं, कमजोर होते हैं, तो कितना बुरा हाल होता है। अच्छा, पिछले बरसों में एक मिसाल मैंने ऐसी उम्दा देखी, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी टाटा का जो सरबराह था, जब वो बूढ़ा हुआ, और बूढ़ा होने के बाद जाहिर है आपकी, ही वॉज वेरी एक्टिव, बहुत सक्सेसफुल,
तो उसने कोई 25-26 साल का एक लड़का अपना एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रखा, अच्छा। और ये इतना वो हाईली पेड था जैसे सीईओ पेड होता है। उस बच्चे ने उसके साथ जो आखिरी साल गुजारे, उस बच्चे को भी उसकी अपलिफ्टिंग यहां से यहां हुई। उसने अपना आखिरी सांस तक बहुत उम्दगी से जिया, अच्छी सेहत के साथ वो उसकी केयर भी करता था, किताबें भी, जो नई आइडियाज हैं वो भी, दुनिया की चीजें उस तक पहुंचाता था, आगे एग्जीक्यूट करता था। एक नया मॉडल मैंने देखा। अच्छा, इसी तौर पे इस सदी का जो सबसे बड़ा मैनेजर ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, वो जी का सरबराह था, जैक वेलिश। हेल्थ के बारे में उसके ज़ाहिर है सैकड़ों 3,000 से ज्यादा मैनेजर्स थे जी के। उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ के बारे में वो बहुत केयरिंग था। यानी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कि जो कहता था कि विजन के बिना जिंदगी है ही नहीं है। और जब वो आया तो उसने लोगों को 5,000 लोगों को अपनी वीडियो, उस वक्त ऑडियो का जमाना था, ऑडियो दी कि दिस इज माय विजन, ऐसे चलोगे, ये तुम करोगे। और कहा जाता है कि उसने दुनिया को 102 सीईओ दिए। यानी और हेल्थ के मामले में ही वाज टू गुड। जब वो गया कंपनी से 20 साल के बाद तो कंपनी नीचे गिरी। जी जी। यानी एक बंदे के साथ हेल्दी अगर वो हो। हाँ। अभी जो है लम्स के सरबराह, ये आपको अंदाजा है पाकिस्तान में नेस्ले के भी हैं, कोक के भी हैं, और ये जो हम जिक्र कर रहे थे पैकेजेस का, ये भी उनकी सारी माशाल्लाह 100 साल के हैं। अच्छा। और बात करें तो मजा आता है। ही इज सो एक्टिव, विजनरी आदमी है। और आप सिर्फ उसने पैसे नहीं कमाए, इस कौम को, इसके यानी कम वसीला लोगों को भी लम्स में दाखिले का मौका मिलता है। ऐसे ही। उनको एजुकेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। इससे पहले कभी टीचरों की लाखों में तनख्वाह हमने कभी सोची भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे। जितने लंदन से लेके यूके तक और यूएसए से हर जगह बेस्ट टीचर लेके आए। अच्छा, वहां भी लम्स में आपको जाने का मौका मिला, आपने एक कोर्स भी वहां से किया। हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, जी बिल्कुल। ओपननेस होती है, लोगों के हेल्थ पे भी बहुत फोकस होता है। आपको वहां मोटे भद्दे पेट छोड़े हुए और वो जो उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे। यानी कि वो एक हेल्दी बॉडी ऑफ कोर्स, लीड्स टू अ सक्सेसफुल। इसके बिना तो चारा ही नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए ना आप सक्सेस जो स्ट्रेस है ना, बहुत वो भी एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। आपकी जो माइंड हेल्थ है वो भी आजकल के जिस तरह का दौर चल रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, हर किस्म का लाइफ, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज किया जाए? एक सिंपल मुझे वर्ड्स। 20 एक साल पहले जो पाकिस्तान में एचआर आया, जी जी। तो जो उसका पहला फोरम बना, मैं उसका मेंबर था। तो कभी सेशन लम्स में होते, कभी मुख्तलिफ होटल्स में होते, हर कंपनी का जो एचआर मैनेजर था वो उसका मेंबर होता था। जी जी। वहां हमने बहुत चीजें लर्न की। और वहां इस डिस्कशन के नतीजे में ये भी डिस्कशन होता था कि जितने आप टेंस लोग रखोगे उतनी उनकी जो परफॉर्मेंस है नीचे जाती है। इवन हमने वहां वो स्टडीज भी देखी और डिस्कस की, शेयर की, कि जब एक बंदे को डांट पड़ती है दफ्तर में बॉस से, तो 4 से 5 घंटे वो डाउन रहता है। जो घर से लड़के आता है बीवी से, वो भी कई घंटे डाउन रहता है। अच्छा, जो रास्ते के हर्डल से आता है वो भी डाउन रहता है। तो स्ट्रेस हो, फिर मैंने जिंदगी में सीखा कि जो स्ट्रेस है ये यकदम नहीं आती, जी जी। एंग्जाइटी से आती है। जी एंग्जाइटी होगी, फिर स्ट्रेस होगी, फिर डिप्रेशन में जाते हैं। जी। तो बिल्कुल 3 उसकी स्टेजेस में हैं। बिल्कुल ऐसे। और अगर आप इनको इजीली आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आपको उनका इल्म हो तो। यानी जो लोग अपने पुराने माजी को, गलतियों को, गुनाहों को याद करते रहते हैं, कभी स्ट्रेस से नहीं निकलते। बिल्कुल। जो डरते रहते हैं हाँ। कभी स्ट्रेस से नहीं निकलते। जो अपने आने वाली चीजों पे खौफजदा रहते हैं, हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो। आप दुनिया के कामयाब लोगों को कभी डरे हुए नहीं देखोगे, खौफजदा नहीं देखोगे, और आमतौर पर वो स्ट्रेसफुल भी नहीं होते। दे आर वेरी प्लेजेंट। पाकिस्तान में मियां मंशा इज वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग। उसके लोग, जितने टॉप के लोग हैं, शाम को गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ के बाद घर नहीं जाते। दे यूज टू गो टू हेड ऑफिस, वहां बैठ के उस वक्त सबसे वो क्रिएटिव काम, जो ओपन डिस्कशन होती है, मतलब फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी। और अच्छा, ये लोगों का एक वर्किंग स्टाइल लोगों ने सीखा और बनाया। उस अब खेलते हुए स्ट्रेस तो निकल जाती है आपकी, अच्छी कंपनी स्ट्रेस निकल जाती है, आप स्पिरिचुअली सजदे में जाते हैं तो स्ट्रेस निकल जाती है। यानी इनफैक्ट कई सारी चीजें हैं
जिनका एक पूरा पैकेज होता है। बिल्कुल ये घर बैठे नहीं निकलती, ये गुब्बारा थोड़ी है कि आपने स्विच बोई और स्ट्रेस निकल गई। अच्छा अख्तर साहब, बहुत सारे पॉइंट्स माशाल्लाह आज की डिस्कशन में हमारे सामने आए हैं जो हमारे सुनने वालों को निहायत ही मुफीद साबित होंगे उनके लिए। जो रिलेशनशिप्स हैं और जो सोशल फैब्रिक है, इसका भी इंसान की जो कामयाबी है या सक्सेसफुल लाइफ है, कितना असर होता है? आप भी अपना एक्सपीरियंस के बारे में ज़रा बताइएगा। जब मैंने इस बात पे तथ्य निकाला है कि जब तक हम दुनिया देखते नहीं है आपको समझ नहीं आता। अच्छा। यानी अगर फर्ज करें आपको इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे 1 घंटा गुजारने का मौका मिले, आपको दुनिया में रिलेशनशिप समझ आ जाएगा। 70,000 लोग आपके सामने से गुजरेंगे, आपसे उम्र में बड़े, बुढ़े जिन्हें कह सकते हैं, और उन्होंने वो निकरें पहनी होंगी और उनकी बीवियों ने, और वो हाथ में हाथ डाले, दे आर सो कंफर्टेबल, आपको उनके चेहरे पे टेंशन स्ट्रेस कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे ही। अच्छा, ये कोई रेडियां लगाने वाले लोग नहीं होते। हाँ। यानी अगर कई करोड़ लोग इस्तांबुल में उतरते हैं, कायरो में उतरते हैं, तो ये वो लोग हैं जो जिंदगी में स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन वो अपने स्पाउस के साथ जिंदगी, हमें लगता है वहां खानदानी निजाम नहीं है, वहां जिंदगी नहीं है, ऐसा नहीं है। यानी कोवे के 12 बच्चे हैं, यानी एवरेज इतने सक्सेसफुल लोग हैं सब। तो ये जो आपका है मस्क जी, इलॉन मस्क 11 बच्चे हैं उसके, पर्सन। यानी 11 बच्चे हैं, दुनिया जितनी मर्जी हो। तो अच्छा, ये सब बच्चे पल के तो अपनी मीटिंग्स में भी बच्चों को साथ लेके तो वहां हमारा, हमें बताया जाता है कि वहां फैमिलीज नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवियों के साथ मूव करते हैं और अपने पे वो तारी नहीं रखते। अच्छा, इसी तौर पे जो मैंने जिंदगी में सीखा कि जब तक आप अपने स्पाउस की, अच्छा सिर्फ मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत और इज्जत का एक बहुत ही, जैसे नमक और मिर्च के बिना कोई खाना मजेदार नहीं होता है, तो ऐसे रिलेशनशिप में और शादी में ये बहुत जरूरी है कि जो आपका स्पाउस है, जब आप घर पहुंचे तो शी मस्ट फील कि यार शानदार बाबा घर पहुंचा है। ये नहीं है कि आदम वो करता हुआ वहां मतलब पहुंच रहा हो। एक दफा मेरे पास साहब आए, बड़े कामयाब आदमी थे पैसे के लिहाज से, तो बहुत स्ट्रेस में थे। तो मैंने पूछा घर में कैसे हो? कहने जी मेरी बहुत इज्जत है घर में, जब मैं जाता हूँ तो बच्चे अपने कमरों में चले जाते हैं, बीवी खाना लगा के वो भी अपने कमरे में चली जाती है। तो मैंने उससे कहा तुम्हें लगता है कि तुम कामयाब, यानी तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा प्यारा बैठ के खाना खाने में भी तैयार नहीं है। अच्छा, उसकी वजह वो नहीं है, तुम्हारी जो नेगेटिविटी, जो तुम उनको हर्ट करते होगे, दैट्स व्हाट। सो दुनिया में ये सीखना चाहिए कि आपको कामयाब होना और मुश्किल होना है तो आपको ताल्लुक चाहिए और उस ताल्लुक की कदर भी चाहिए। देखो, सबसे शानदार मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अपनी आखिरी उम्र तक अपनी जो ज़ौजा है और बाकी उनकी बेगमात, उनकी इतनी वो कदर करते थे, उनका इतना ख्याल रखते थे, उसका नाम बड़े प्यार से आयश के मतलब नाम रखे हुए थे उन्होंने साथ, और उनके साथ वो पूरा हाथ पिटाते थे घर की चीजों का, घर के कामों का। मुझे याद है एक आध दफा मदीना में कुछ आए जगलर्स, तो अल्लाह के रसूल घर आए, आयशा को खड़ा किया पीछे और कहा देख लो। तो जब फिर पूछा कि दिल भर गया, उनका नहीं भरा था दिल, फिर खड़े रहे। अच्छा, इसी तौर पर उनके साथ रेस का उन्होंने 2 दफा के मुकाबले तो हदीस में आते हैं, शादी के शुरू में और शादी कई साल बाद। फिर आप हार गए तो आपने कहा अब मेरा जरा वजन बढ़ गया है। तो इनफैक्ट ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत लाइफ लिव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ भी, और ये सिखाना चाहिए कि जब आप घर जाएं तो वो मुस्कुराते हुए आपको देखें, उठ के। लम्स बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ भी और अपनी बेगम के साथ भी। ऐसे जैसे पुरानी औरतें थी समझदार, दरवाजे पे छोड़ने आती थी, अच्छा अपन उठती नहीं है, वो उनकी नींद ही खत्म नहीं होती। अब ब्रीफकेस नहीं है, मतलब पहले तो ब्रीफकेस पकड़ के गाड़ी तक लेके आती थी। तो मर्द भी 5 दफा केयर नहीं करते, ये सिखाना चाहिए। मैंने एक बात और सीखी कि अपने बच्चों से कभी नहीं कहना चाहिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आपको मोहब्बत क्या महले वाले देंगे? इज्जत और चाहत। जब आप बीमार होंगे, आपका बच्चा आपके करीब भी नहीं आता, वो आपसे इंगेज ही नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं आती आपसे क्या बात करे, पापा कैसे हो। आप उसमें लेटे हुए हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, बीमार हो, चूंकि कभी आपने उसको आदी नहीं किया आपके साथ बैठ के हाथ पकड़ के, हाथ दबाने का, किस करने का। अच्छा, आपको अगर दबाने की जरूरत पड़े तो कहां से आप मसाजर लेके आओगे? घर में चाहिए ना बेटा बेटी आपको। इनफैक्ट ये जितनी रिलेशनशिप है,
ये पूरी साइंस है, इसके बारे में पढ़ना चाहिए। दुनिया में अब पेरेंटिंग सिखाई जाती है। मैं बाज़ इदारों में पूरे पूरे साल की पेरेंटिंग कोर्सेज करवाता हूँ, यानी पेरेंट्स एक महीने में आते हैं, फिर अगले माह पूरा उनके हम कोर्सेज करवाते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें जरूरी है। चूंकि लोगों की नाकामियों से हमने सीखा कि जो चीजें नहीं, देखो गाड़ी हमें नहीं चलानी आती तो हम सीखते हैं ना, खाना बनाना नहीं आता तो हम सीखते हैं। ऐसे अच्छी पेरेंटिंग, अच्छी रिलेशनशिप नहीं आती तो दुनिया भर में अब तो उस पर किताबें लिखी जाती हैं, कोर्सेज होते हैं। खुद हमारे 12-14 कोर्सेज हैं ऑनलाइन, यानी हमारा पूरा एक वेबसाइट है अख्तर अब्बास कोर्सेज के नाम से। उसमें हम सारी रिलेशनशिप और एंगर मैनेजमेंट और शायनेस, जो जो बच्चों के और बड़ों के प्रॉब्लम है, जिसमें हमने बड़ी मेहनत करके कोर्सेज बनाए हैं, तो सीखना चाहिए वो। देखो अच्छा, आखिर में जिक्र करेंगे ईमान और तवक्कल का रोल इंसान की कामयाबी के अंदर क्या है, किस हद तक आपको एक ईमानदार बंदा होना चाहिए और किस हद तक तवक्कल जो है अल्लाह पे और रखना चाहिए। अच्छा, वैसे तो उसमें बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैंने एक मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ी। बंदा ने आके पूछा अल्लाह के रसूल से कि ईमान क्या है, तो आपने कहा जब तुम्हारे दिल में नेकी, कोई काम भी करने के बाद खुशी महसूस हो और कोई गलती को बदी करने के बाद तुम्हारे दिल बुरा फील करे, तो ये बेहतरीन ईमान है। इनफैक्ट ये तराजू है इंसान के अंदर। इबादत करके आपको खुशी नहीं होती तो इसका मतलब है कहीं प्रॉब्लम है, किसी से मिलने के बाद, कहीं जाने के बाद, कहीं डीलिंग के बाद। यानी ईमान एक ऐसी गायबाना चीज नहीं है, ये जिंदा चीज है। क्या चीज है जो आपको बुरी निगाह से बचाती है, क्या चीज है जो आपको रात के अंधेरे में अच्छा रखती है। इमाम जाफर सादिक ने कहीं कहा था कि अगर तुमने जानना है तुम्हारा ईमान और तुम कैसे हो, तो अपने दिल की बातें, ख्वाहिशें एक प्लेट में रखे अपने दोस्तों में ऐसे घुमाओ। अगर तो तुम शर्मसार हो गए, दिल तुम्हारा शर्मिंदगी से भर गया, यार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि इसके दिल में क्या क्या है, तो यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तुम्हारा ईमान, और अगर तुम्हारा दिल साफ है, लाइक मैंने एक लिटमस पेपर टेस्ट अपना किया कि अगर मैं मरने वाला हूं और सोचूं कि किस किस को मैं बद्दुआ दूं, किस किस को मैं बुरी फीलिंग के साथ, तो आई एम लकी इनफ कि मेरे दिल में किसी एक बंदे का नाम नहीं आया पूरी जिंदगी में कि जिससे मैं कहूं कि अल्लाह इससे मैं बड़ी नफरत करता हूं, पेंज के रख दे। अच्छा, ये मुझे मेरे ईमान ने सिखाया। इसी तौर पे मैंने एक चीज सीखी कि मैं अपने बच्चों को, बीवी को कभी किसी बात को जिताता नहीं हूं, एहसान नहीं करता। ये ईमान का हिस्सा मैंने देखा। हमारी पिछली जो मेड्स थी, उसने कहीं जिक्र किया किसी और घर में जाके कि 3-4 मेड इकट्ठी काम करती थी। उसने कहा कि वो घर बहुत अच्छा है, सांप की नजर बाप जैसी है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह सकता था, ना कभी मैंने सोची थी। अब वो 2 साल 3 साल काम करने के बाद अगर वो असेस, तो क्या चीज है जो आपकी नजर को हया वाली रखती है? ये आपका ईमान है। ऐसे डीलिंग में आप कहाँ झूठ बोलते हो, कहाँ झूठ से रुक जाते हो, डीलिंग में कहाँ जुबान पे पक्के रहते हो, कहाँ ज्यादा फायदा दे के आप बदल जाते हो, क्या खुद खाते हो और अपने मुलाजमों को। मैं एक कंपनी में गया, लाहौर की है, तो उनका डेली का जो प्रॉफिट था, इनकम थी, वो साथ उस पर आ रही थी। अच्छा, स्पेल उसका नाम है, अलमास साहब उसके बाद में चैम्बर के भी सब। मैंने कहा ये क्या? कहने लगी यार जो मेरे लिए कमाते हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि मैं आज क्या कमा रहा हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल यूनिक बात थी ना। तो बंदा अंदर से तगड़ा हो तो फिर आपको पता होता है मैंने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, मुझे अल्लाह का शुक्रगुजार भी होना है, मुझे अपनी इबादत पे भी जाना है, और मुझे अपने लोगों से जो ताल्लुक है वो भी ऐसा रखना है कि वो आपको मोहब्बत से याद रखें। बिल्कुल सही। सर, आखिर में कोई एक किताब जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारे सुनने वाले ऑडियंस को कि वो पढ़नी चाहिए, जो बेशक आपकी अपनी कोई जो कलेक्शन है उसमें से आप हमें रिकमेंड कीजिए। अच्छा, वैसे किसी एक किताब का कहना तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, कोई हाँ, मेरी किताबों में जो मुझे पसंद है, दिल पे दस्तक बहुत मुझे पसंद है। एक अल्लाह जी को मेरा सलाम कहना, ये बहुत शानदार किताब है। जो सबसे ज्यादा हमारी फरोख्त हुई है वो आदाब जिंदगी के, मैनर्स ऑफ लाइफ, ये कुछ 1.5 लाख के करीब अब तक फरोख्त हो चुकी है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आपको जरूर रीडिंग जाना चाहिए, गैलेक्सी जाना चाहिए, जब ये एक्सपो पे बुक फेयर होते हैं, बच्चों को लेके जाना चाहिए और उनको पैसे दे के छोड़ देना चाहिए। सही, जो उनको अच्छी लगे, वो कॉमिक हो, वो नावल हो, वो अफसाना हो, नहीं, वहां आप 2 घंटे गुजारे तो अपनी मर्जी की कोई चीज उठाइए
देखिए बर्गर हम अपनी मर्जी का उठाते हैं, या KFC पे जाके 10 चीजें होती हैं, तो ऐसे किताब का टेस्ट पैदा आपका होता है, फिर एक के बाद दूसरी, फिर दूसरी के बाद तीसरी। लेकिन किताब जिन लोगों ने लिखी, जिन लोग पढ़ते हैं, उनके साथ भी कभी कभी बैठना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि उनके पास जो दानाई और विजडम है, ये पूरी 50-60 साल का होता है, जो आपको बिना वो उम्र गुजारे मिल जाता है। तारीखी किताबें पढ़नी चाहिए, ऑटोबायोग्राफीज पढ़नी चाहिए, मेरा ख्याल लोगों को भी पढ़ना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। सर, आखिर में कुछ हमें आप हमारे सुनने वालों को ऐसी कुछ दो हैबिट्स के बारे में हमें बता दें, 3 4 5 मेन हैबिट्स जो अपनाएं तो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से कामयाबी की सिमत में लेकर जा सकते हैं। अच्छा, वैसे अक्लमंदी तो ये होती है गुफ्तगू में से आपको पॉइंट्स सुनने वालों को निकालने चाहिए, लेकिन अगर हम बुलेट्स में करना चाहें तो सारी जिंदगी आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए। सही, जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, और कमजोरियों पे, नाकामियों पे रोना भी नहीं चाहिए, उनको भूल के आगे चलना चाहिए। ये पहली बात जो मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेंथ देती है। दूसरा, कभी थकना नहीं चाहिए, हमेशा सीखना चाहिए। सही, दुनिया में इतनी नई किताबें, नई चीजें, नई थ्योरीज आ रही होती हैं कि करते रहना चाहिए। बल्कि इसमें बड़ा अच्छा है, लर्न, डी लर्न और री लर्न, कि जो आपकी अच्छी लर्निंग नहीं उसको भूल जाए एग्ज़ैक्टली, और आगे चलिए। तीसरा है कि जिन चीजों से आप लोगों से नफरत करते हो या आपको बुरी लगती है, हाँ, वो अपने अंदर ना आने दें, दरवाजा बंद कर दें। हुँ, जो पसंदीदा लोग हैं उनको अंदर आने दें, सही, जो पसंदीदा नहीं है उनको बाहर रोक दीजिए। बिल्कुल सही, तीसरा ये कि सोने से पहले जब तक आप अपने रब का शुक्र करके, इबादत पूरी करके, उस दिन की अपना जिक्र करके, अल्लाह ने दुआ सिखाई है, जी, अल्लाह इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफियन, रिज़्क़न वासियन व लिसानन ज़िक्रन, कि अल्लाह मेरी जुबान पे अपना जिक्र ऐसे रखना जैसे मेरी जुबान खुश्क हो तो पानी से मैं तर करता हूँ, वह माशा अमला मुतकब्बल है। जी, जी, तो फिर जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मेरे मुंह पे ना दे मारना अमाल। इनफैक्ट चीजें वो करनी चाहिए जो अपने अदारे में आप रहें तो आपकी इज्जत हो, जी, आपकी प्रमोशन हो। जी, इसी तौर पे दुनिया में जिसने भेजा, इज्जत उसने देनी है, रिस्क उसने देना है, मोहब्बत उसने देनी है। ये सारे उसके हिस्से हैं जो उसने हमारे लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल, मौत तक ये मिलते रहने हैं। बिल्कुल सही, और जिसको हम मानते हैं वो दुनिया का सबसे शानदार जात है, कि जब से इंसानी तारीख है वो देने से थका नहीं, उसे मांगना चाहिए, कामयाबी मांगनी चाहिए, तरक्की मांगनी चाहिए, खुशी मांगनी चाहिए। जो बुरी बुरी चीजें हैं उससे दूर रहना भी मांगना चाहिए, ताकि फिर आपकी जिंदगी का अच्छा फ्लेवर्ड और खूबसूरत और सक्सेस भी आप और खुशी, वो सारी उसमें चीजें आ जाती हैं। बहुत शुक्रिया अख्तर भाई, आज आपने निहायत ही डिटेल के साथ हमें, हमारे सुनने वालों को ऐसी-ऐसी बातें बताई, जो अगर वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा उनको कामयाब ज़िंदगी गुज़ार नहीं सकते और एक अच्छी लाइफ़, इंशाल्लाह, खुशी वाली लाइफ़ नहीं गुज़ार सकते। इंशाल्लाह, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम आइंदा भी आपको ऑलवेज जो है वेलकम, ऑलवेज वेलकम। दावत देंगे। तो व्यूअर्स, आपने आज अख्तर अब्बास साहब की बातें सुनी। उनकी एक निहायत ही अच्छी, मुदल्लिल और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू जो है मैं कहूँगा कि आज सुनने को मिली, जिसमें कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के फैक्ट्स मिले होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपकी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बहुत सारी टिप्स मिली होंगी। तो आप ज़रूर उन पे अमल दरामद कीजिएगा। हम इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। हमारी वेबसाइट है www.healthandlife.com.pk, वहाँ पे भी अख्तर अब्बास साहब के सोशल मीडिया लिंक्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी किताबें जो इन्होंने रिकमेंड की वो पढ़ सकते हैं और अपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को ट्रेनिंग एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान, सी यू सून।